अध्याय 31। पागल मत बनो। संपादन। फोन जब उसने कक्षा में पुरुष छात्र को बात करने के लिए यहाँ आते सुना तो तान येन दरवाजे के बाहर हुओ तुआन की तलाश कर रही थी। खिड़की पर बैठी क्यू कैन और क्यू डू ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। भाई तुआन, ऐसा लगता है कि तुम्हारा आकर्षण अभी भी बहुत मजबूत है। पहले मुझे लगा कि तान यान ने पहले ही अपनी भावनाओं को हुओ जिंगयान पर स्थानांतरित कर दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी तुम्हें देख रही थी। प्रेमी बदलना कपड़े बदलने जैसा है। उस समय हुओ तुआन अभी अभी उठा था। उसने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर उठाया। ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है और हवा असहज रूप से नम थी। काले बादलों ने लगभग क्षितिज को ढक लिया था। पहली नजर में इसने लोगों को बेहद दबाव महसूस कराया। हुओ जुन ने भौहें सिकोड़ी और खाली स्कूल बैग बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, पुरुष छात्र के मुंह का कोना सख्त हो गया, लेकिन वह वास्तव में आश्चर्यचकित नहीं था। दो भाई कियाओ जिन और कियाओ डू खिड़की पर बैठे और उसे देखकर कंधे उचकाए, यह दिखाते हुए कि वे भी मदद नहीं कर सकते। पुरुष छात्र थोड़ा हिचकिचाया, अपना सिर खुजलाया और फिर से सोचा, फिर भी वही बोला जो तान येन ने उससे कहा था। भाई तुआन, उस किन यान ने कहा कि उसे आपसे कुछ कहना है। उसने यह भी कहा कि वह जिस विषय पर बात करना चाहती थी वह कक्षा 10 की एलीट कक्षा की किन खा से संबंधित था, और वह हमारे कला प्रशंसा पाठ्यक्रम की नई शिक्षिका भी है। हुओ जुन का शरीर अचानक अकड़ गया। अगले ही क्षण झुकी हुई पलकें आलस से ऊपर उठीं, काली काली आंखों में एक तेज चमक थी और वह झुककर उस छात्र के चेहरे की ओर देखने लगी जिसने अभी अभी बात की थी। पुरुष छात्र का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। शायद हुओ जून की निगाहों में क्रूरता वास्तव में बहुत भयावह थी। उसने उसे तब तक देखा जब तक उसकी पीठ ठंडे पसीने से ढक नहीं गई। केवल इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसे किन यान के बहकावे में नहीं आना चाहिए था और सिर्फ 2 वाक्यों के बाद हुओ जून के पास भागना चाहिए था। हुओ जून का गुस्सा असामान्य था, हालांकि उसे नहीं पता था कि उसने इस सेमेस्टर में बहुत कुछ बचाया था, लेकिन वह आकर उसे चिढ़ा नहीं सकता था। पुरुष छात्र अभी भी दोषी महसूस कर रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से तर थी, मन ही मन पछता रहा था। अचानक हुओ जून की कर्कश आवाज सुनकर, जो अभी अभी जागी थी, धीमी और कुछ हद तक बेवजह चिंतित थी। उसने और क्या कहा? पुरुष छात्र ने दांत पीसते हुए जबरदस्ती मुस्कुराया। नहीं नहीं, वह अभी दालान में इंतजार कर रही है। इस पुरुष छात्र को देखकर वह बेहद डर गया। खिड़की पर बैठे कियाओ जिन ने सुबह के सूरज की तरह अपनी मुस्कान वापस ले ली थी। उसकी ठोड़ी ऊपर उठी हुई थी। ठीक है, अब यह तुम्हारा कोई काम नहीं है, चले जाओ। हाँ, पुरुष छात्र को मानो माफ कर दिया गया हो। वह तुरंत पलटा और भाग गया। पुरुष छात्र को भागते देख क्यू कैन ने अपनी नजर हटा ली। इस समय एलीट ग्रेड 12 कक्षा में ज्यादा लोग नहीं बचे थे। अधिकांश छात्र पहले ही स्कूल से घर जा चुके थे। कक्षा में कुछ ही लोग बचे थे। कियाओ जिन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर एक अटकल भरे लहजे में बोला, भाई तुआन, क्या तुम बाहर जाकर उससे मिलना चाहते हो? पहले तो हुओ जून ने कुछ नहीं कहा। उसने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर उठाया। दूर से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। आसमान उदास था और कुछ ही मिनटों में वह अब की अपेक्षा और भी अधिक अंधेरा हो गया। यह स्पष्ट है कि भारी बारिश होगी। क्यू कैन और क्यू डू हुओ तुआन को लंबे समय से जानते हैं। उन दोनों को पता है कि हुओ तुआन को सबसे ज्यादा नफरत रात में होने वाली बारिश से है। जब भी यह क्षण आता है, उसका मूड कभी भी खराब हो सकता है। इस समय
टैन येन ने जानबूझकर हुआक तुआन की उच्च वोल्टेज लाइन को छूने के लिए ऐसे संवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा बिना सोचे समझे भी कोई जान जाएगा कि यह निश्चित रूप से खुशखबरी नहीं थी। कियाओ जिन और कियाओ डू ने कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को चिंतित होकर देखा। उन दोनों को नहीं पता था कि हुओ जून की प्रतिक्रिया क्या होगी, लेकिन इस समय उन्होंने दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं की। शांत वातावरण में उन्होंने अचानक हुओ जुन को खिड़की के बाहर से अपनी नजरें घुमाकर एक सवाल पूछते हुए सुना। कल के मौसम पूर्वानुमान में कहा गया था कि आज बारिश होगी। क्यू कैन और क्यू डू मस्तिष्क सर्किट ने अचानक दिशा बदल दी, जिससे दोनों भाई सड़क के बीच में लगभग मर गए। दोनों भाइयों में से क्यू डू ही था जिसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपना सिर हिलाया। एक शब्द भी नहीं। अचानक गरज और बिजली के साथ बारिश हुई होगी, ऐसा कहते हुए क्यू डू ने जानबूझकर मजाक किया। मुझे आश्चर्य है कि कितने छात्रों को स्कूल में रोका जाएगा। अगर एक परिवार की कार उन्हें स्कूल के गेट पर लेने आती है तो यह निश्चित रूप से परेशानी का कारण होगा। हुओ जुन ने भावशून्य चेहरे से खिड़की से बाहर देखा। वह ठंडा चेहरा। इस समय बारिश उदास हो गई और गोरी त्वचा कक्षा की रोशनी में और भी अधिक उभर कर सामने आ गई। पहली नजर में यह और भी भयंकर लग रहा था। कुछ सेकंड के लिए पतले होंठ बंद करके हुओ जून ने धीरे से हंसी। हर किसी के पास उसे लेने के लिए माता पिता नहीं होते। क्यू डू ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। इस विषय पर प्रतिक्रिया देने की हिम्मत नहीं हुई। यह सुनकर क्यू कैन का दिल और भी कठोर हो गया। उसने स्पष्ट रूप से कहा, तुआन का, क्या तुम्हारे पास एक नहीं है? तुम्हें इसकी परवाह क्यों है कि तुम्हें कौन लेने आता है? हुओ जुन के मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया, लेकिन उन काली आंखों में भावनाएं पहले की तरह ही ठंडी रहीं। वह उठ खड़ा हुआ और कक्षा से बाहर चला गया। मैं तान येन से मिलने जा रहा हूँ। क्यू कैन क्यू डू को आश्चर्य हुआ, यह सोचकर कि हुआक तुआन इस मामले के बारे में भूल गया है। उसकी अभिव्यक्ति में झिझक थी, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो। उनके बोलने का इंतजार किए बिना ही बाहर जा रहा छात्र बिना पीछे मुड़े ही कुछ बोल गया। मुझे वह छाता लेने और उसे तान खा को देने में मदद करो। कक्षा में क्यू कैन और क्यू डू दोनों ही अचंभित थे। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया। क्यू कैन ने गहरी सांस ली। तनखा का शरीर किस तरह का है? क्या वह एक ऐसे शरीर के साथ पैदा हुई थी जो किसी नशीली दवा से दूषित था? मुझे लगता है कि अगर यह जारी रहा तो तुआन का की छोटी आत्मा जल्द ही उसकी ओर आकर्षित हो जाएगी। क्यू डू ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यू डू, स्पष्टतः वह छोटी सी आत्मा बहुत पहले चली गई है। क्यू कैन। तिन्ह आन्ह 12वीं कक्षा के दरवाजे के बाहर तान येन तब तक खड़ी रही जब तक कि उसके पैर लगभग अकड़ नहीं गए। अंततः उस आकृति के धीरे धीरे चलने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने अपने दांत पीस लिए और सोचा, हुओ जून के दिल में तान खा केवल ऐसी ही है, और खुद को धीरे और आलसी ढंग से मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। तुआन का, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? हुओ तुआन ने उसे ठंडे भाव से देखा। उसकी नज़र एक सेकंड से भी कम समय तक उस पर रही और फिर दूर चली गई। बकवास कम करो। खुलकर बोलो। आवाज चेहरे के भाव से अधिक ठंडी है। तान येन के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। उसने घृणा से अपना सिर नीचे किया, अपना सेल फोन निकाला और वह फोटो खोला जो उसने कल रात ही ली थी। तभी तान येन ने अपना सिर उठाया और उसका हाथ फोन को कसकर पकड़ रहा था। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। असल में मुझे इसे फैलाना नहीं चाहिए था। वैसे भी इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तान येन ने अपना सिर नीचे कर लिया।
उसकी आवाज नरम हो गई। यह सिर्फ इतना है, भाई तुआन, आपको पता होना चाहिए, मैंने हमेशा आपको बहुत पसंद किया है। भले ही आप मुझे पसंद न करें, मैं आपको बिना कुछ जाने टीओ खा द्वारा चोट पहुंचाते हुए नहीं देखना चाहता। यही कारण है कि मैं विशेष रूप से आपको खोजने आया था, आपको यह दिखाना चाहता था। ऐसा कहकर टैन येन ने हाथ बढ़ाया और फोन हुओ तुआन के सामने उठा दिया। स्क्रीन की चमक अधिकतम कर दी गई। लंबे दालान में खिड़की के बाहर काले आसमान के कारण फोन और भी अधिक चमकदार लग रहा था, और मोबाइल फोन पर स्क्रीनशॉट में बिना किसी दूरी के 2 संदेश भी दिखाई दिए। हुओ जुन ने नजर घुमाई। उसका शरीर अकड़ गया। कुछ सेकंड बाद उसने अपना हाथ उठाया और टैन येन के हाथ से सेल फोन ले लिया। जब पुरुष छात्र ने मोबाइल फोन लिया तो उसकी उंगली गलती से उसकी हथेली पर चली गई, जिससे हल्की ठंडक महसूस हुई। टैन येन का चेहरा लाल हो गया और उसी समय उसने देखा कि हुओ जून का सारा ध्यान उसके फोन पर था। उसकी अभिव्यक्ति भी थोड़ी उदास थी। वह मदद नहीं कर सकी लेकिन अपने दिल में चुपके से खुश हो गई। उसे यह भी विश्वास नहीं था कि हुओ जून के व्यक्तित्व के साथ वह तान खा और हुओ जिंग यान के बीच निषिद्ध भावनाओं जैसी अस्पष्टता को सहन कर सकता है। यह भी नहीं जानते हुए कि हुओ जुन तन खा को कैसे सजा देगा, तन खा का अंत क्या होगा। तन येन सोच रही थी। अचानक उसके कान के पास एक ठंडी पुरुष की आवाज सुनाई दी, पहले से तैयार हो? तन येन अभी अभी अपने होश में आई थी। सहज रूप से उत्तर दिया, नहीं। बोलने से पहले उसने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हुओ जून की पतली उंगलियां हिली और आसानी से उस तस्वीर को हमेशा के लिए हटा दिया। तुआन का, तुम। तान येन का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने अपना सिर उठाया, एक जोड़ी काली और क्रूर आंखों का सामना करते हुए। हुओ जुन ने भावहीन चेहरे से उसकी ओर देखा। कुछ सेकंड बाद वह ठंडी हंसी हंसा। डर है कि मुझे चोट लग जाएगी? कौन है? तन खा। यह कहने के बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे तन येन को दीवार के कोने में पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। दूरी इतनी कम थी कि यह लगभग अस्पष्ट था, लेकिन पुरुष छात्र की काली आंखों में केवल अंधेरा था, जिससे लोग डर जाते थे। क्या तुम्हें डर है कि मैं तन खा को चोट नहीं पहुंचा पाऊंगा? यह कहने के बाद होआक तुआन ने अचानक अपनी मुट्ठी बंद कर ली और फोन को इतनी जोर से दबाया कि उसमें से आवाज निकली। किन यान का पीला चेहरा देखकर उसने अपना हाथ उठाया और किन यान के कान के पास फेंका, क्लैक की आवाज। मोबाइल फोन टूट गया था, खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया था। मेरे और उसके बीच कलह के बीज बोने का खेल किन यान, तुम अपने आप को क्या समझते हो? पुरुष छात्र की आवाज बहुत नरम थी, लेकिन उसकी आंखें भयानक थीं और लोगों को डरा देती थी। तुआन का। टैन येन ने अपने सेल फोन के दर्द को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने सामने पुरुष छात्र को देखा। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से हिल रहा था, यहाँ तक कि उसके होंठ भी कांप रहे थे। मेरे सामने जो हुओ जून है, वह सचमुच एक पागल, मानसिक रूप से बीमार आदमी जैसा दिखता है। संक्षेप में, वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। तान येन को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण उसका गला घोंटकर उसे मार देगा। तान येन इतनी डर गई थी कि उसके पैर कमजोर पड़ गए, चेहरा पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गईं और वह लगभग रोना चाहती थी। नहीं, सॉरी तुआन का। उसने अपना सिर जोर से हिलाया। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। मेरी हिम्मत नहीं है। अगली बार नहीं, अगली बार नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ कि अगली बार नहीं होगा तुआन का। हुओ तुआन की आंखें उदास थी।
उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया और उसे नीचे गिरा दिया। यह आखिरी बार है। अगर तुमने फिर से उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी चालें चलने की कोशिश की तो मुझे बताना। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो कोशिश करके देखो। गड़गड़ाहट के पहले पुरुष छात्र के पतले होंठ हल्के से हिले। आवाज कर्कश और धीमी थी। भाड़ में जाओ। किन यान ने अपना सेल फोन भी नहीं उठाया। वह इतनी डर गई थी कि वह रोते हुए नीचे भाग गई। अंततः आकाश में पहली गड़गड़ाहट सुनाई दी। वह गड़गड़ाहट की आवाज अभी भी गूंजती रहती है, मानो वे मिलकर इस दुनिया को नष्ट करना चाहते हों। बारिश हो रही थी लेकिन खिड़की खुली थी। हवा अंदर आ रही थी। नम हवा मेरे चेहरे पर आ रही थी। पूरा विश्व वर्षा की बूंदों में डूबा हुआ था जो इस जगह को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। हो जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। पुरुष छात्र के सफेद माथे पर हरे धब्बे उभर आए और धीरे धीरे कम हो गए। पीछे की कक्षा और गलियारा कुछ समय से सुनसान था। मौत के समान शांत हो जुन धीरे से घूमा और अंततः खुली हवा वाली सीढ़ियों से नीचे चला गया। बारिश और तेज होती जा रही थी, उस पर बरस रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह सारी संवेदना खो चुका है। इस समय सुंदर चेहरा लगभग पीला, तीखा और बेजान हो गया था। अगर तान खा को हो जिंगयान पसंद है तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। हो जिंगयान सौम्य, सुरुचिपूर्ण, सौम्य, विनोदी है। हो जिंगयान उनसे बिल्कुल अलग है। बचपन से ही उस महिला ने उससे कहा था, तुम उस पिता की तरह हो जिसने तुम्हें त्याग दिया, विवेकहीन राक्षस। नहीं, तुम उससे भी ज्यादा अजीब हो। तुम एक पागल आदमी की तरह हो, सबके लिए एक उपद्रव और यातना हो। यह कहते हुए, यह वही महिला थी जिसने उसे जन्म दिया था एक बरसाती शाम को और उसे राजमार्ग और कीचड़ भरे ग्रामीण इलाके के बीच चौराहे पर फेंक दिया था। उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि उस रात बारिश में वह कैसे गिरा और उसका सिर कैसे फूट गया, कैसे वह ठंड और भूख में बाल बाल मौत से बच गया। उसे केवल एक वाक्य याद था जो उस महिला ने कहा था, यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने आपको जन्म दिया है उसे भी आपकी जरूरत नहीं है। किसी की भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई। हर बार जब बारिश होती है, क्यू डू विथ इन हर। हर कोई उससे दूर रहेगा, दूर रहेगा। इसलिए राक्षस किसे पसंद आएगा? हो जुन की आंखों में एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। उसने तेज हवा में एक ठंडी हंसी सुनी। मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। हो जुन का चेहरा भावहीन था जब वह अंतिम सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। वहां बारिश को रोकने के लिए कुछ भी नहीं था और वह एक ही पल में भीग गया। नीचे कुछ छात्र जो अभी तक नहीं गए थे, उन्होंने उस पर ध्यान दिया। जब उन्होंने देखा कि यह हो जून था तो उन्होंने अपने सिर झुका लिए जैसे कि उन्होंने कोई भूत देखा हो और जल्दी से उससे बचने के लिए वहां से चले गए। हो जून के मुंह का कोना थोड़ा मुड़ गया। उसकी आंखों के नीचे की मुस्कान व्यंग्य से भरी हुई थी, लेकिन खोखली थी। उसने बारिश में एक कदम आगे बढ़ने के लिए अपना पैर उठाया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अचानक उसके सामने एक बड़ी काली छतरी प्रकट हुई। हो जुन अचानक रुक गया। कुछ सेकंड बाद उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया तो उसने देखा कि छोटी सी कमजोर सी लड़की छाता थामने की कोशिश कर रही थी जो उसके लिए थोड़ा बड़ा था। उसकी नाजुक, गोरी बाहें उसकी आंखों के ठीक सामने थी, मानो अगर उन्हें मोड़ा गया तो वे टूट जाएंगी। लेकिन तान खा ने फिर भी विरोध करने की कोशिश की। छोटे, सुंदर अंडाकार चेहरे पर असहमति और हल्की उदासी की भावना दिखाई दी। नाजुक भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थी,
नाक का पुल एक सुंदर फूल की तरह सिकुड़ा हुआ था। अगर तुम छाता ही लाए थे तो मुझे क्यों दिया? हो जून की पुतलियां कांप उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस क्षण ही इन शब्दों ने उसे स्वप्न से वास्तविकता में वापस खींच लिया हो। उसकी आंखों में एक अंधेरी, लगभग क्रूर भावना चमक उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुरुष छात्र ने अपने दांत पीसते हुए कहा। प्रत्येक शब्द धीमा था और पास न आने का इरादा प्रकट कर रहा था, जिससे लोग डर गए। लेकिन तनखा को उसके रूप का डर नहीं था। जिन आंखों से उसने उसे देखा, उनमें एक प्रकार की बेपसी थी। जिन आंखों के बारे में हुओ जून ने एक बार कहा था कि वे वही हैं जिन पर वह सबसे अधिक मोहित था, जैसे कि वह कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय उसके कि वह उसे तृप्त करे, जैसे कि वह उसके साथ जो चाहे करने के लिए उसे आसानी से माफ कर सकता था। हो जुन ने अपने दांत पीस लिए। उसके पतले चेहरे पर गाल की हड्डियां थोड़ी कांप उठीं। उसने अचानक अपना हाथ उठाया, अपने सामने खड़े व्यक्ति की पतली बाह पकड़ी तथा लगभग क्रूरतापूर्वक उस व्यक्ति को एक कदम पीछे खींच लिया, जिससे वह दालान से बाहर चला गया। तान खा की पीठ दीवार से सटी हुई थी। उसने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर उठाया। हो जुन, चलो बात करते हैं, नाराज मत हो। लेकिन इस समय हो जून की आंखों में स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं था। उसकी काली आंखें शांत थीं। उसकी धीमी, कर्कश आवाज उसके पीछे बरसती बारिश में डूब गई। अगर तुम अभी जाओ तो तुम अभी भी समय पर पहुंच सकते हो। तनखा ने उसकी ओर देखा। उसे समझ में नहीं आया। मैं जा चुका हूँ और तुम बारिश में वापस आ रहे हो। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। हो जून ने खुद को छोटी लड़की की आंखों में देखा, भयंकर और डरावना महसूस किया। लेकिन छोटी लड़की की आंखें स्पष्ट और साफ थीं, बिल्कुल भी टाल नहीं रही थी। हो जून लगभग पागल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें मुझसे जरा भी डर नहीं लगता? तनखा ने आह भरी। क्या पागल हो जाने से बुद्धि पर असर पड़ेगा? यदि नहीं, तो हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से क्यों जानते हैं? और हो जून अभी भी इस समस्या को लेकर उलझन में क्यों है? हाँ, उसने उसे मनाने के लिए अपना गुस्सा दबाया, अपना सिर हिलाते हुए। मुझे डर नहीं है। तुम कोई आदमखोर जानवर नहीं हो। मुझे क्यों डरना चाहिए? हो जून बेहद गुस्से में था। जैसे एक भेड़िया एक मूर्ख खरगोश से मिलता है। भेड़िए को लगा कि खरगोश की जान खतरे में है, लेकिन खरगोश ने अपनी सफेद गर्दन भेड़िए की नाक के नीचे रख दी और धीरे से उसे काटने के लिए उकसाया। अंत में भेड़िया निश्चित रूप से क्रोध से मर जाएगा। हो जुन ने दांत पीसकर सोचा। उसने अचानक हाथ बढ़ाकर तान खा के हाथ से छाता ले लिया और एक तरफ फेंक दिया। हालांकि तनखा अधीर था, बस उसे उठाने के लिए मुड़ा, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे पीछे खींच लिया और दीवार के खिलाफ दबा दिया। हो जून तुरंत उसकी गर्दन के पास झुक गया। इस क्षण तक तनखा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पुरुष छात्र की सांसें गर्म थी, लगभग झुलसाने वाली गर्म। अंततः तान खा को कुछ खतरा महसूस हुआ। वह थोड़ा हिचकिचाई और उसने प्रेरक भाषा का प्रयोग करने का निर्णय लिया। वह अपना मुंह खोल पाती, उससे पहले ही उसके कानों में एक कर्कश आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। अब कैसा है? अभी भी डर नहीं लगता? तनखा, यह व्यक्ति वाकई बचकाना है, जैसे बारिश में छोड़ा गया एक बड़ा कुत्ता। इसके विपरीत तान खा की खोपड़ी शिथिल हो गई। वह एक क्षण के लिए झिझकी, फिर साहसपूर्वक आगे बढ़ी और अपने लंबे, आधे गीले काले बालों को धीरे से सहलाया। उसके रगड़ने से सभी पुरुष छात्रों के शरीर अकड़ गए। कुछ सेकंड बाद काली और क्रूर आंखें ऊपर उठीं और उसके सिर के ऊपर से नीचे तक देखने लगी। तनखा ने मासूमियत से ऊपर देखा। बारिश कम हो रही है। हो जून, हमें घर जाना चाहिए।
हो जुन की आंखें उसे उदास होकर घूर रही थी। कुछ सेकंड बाद आना ठंडी हंसी हंसा अनिच्छा से अपनी आंखें नीची कर ली और धीमी आवाज में धमकी दी, इसे ऐसा समझो कि तुम एक बार बच निकले। हो जून ने कुछ नहीं कहा, अचानक नीचे झुका और उसे मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें इतना थका दूंगी कि तुम्हारे पास रोने की भी ताकत नहीं होगी। तनख्वाह। अध्याय 32। सुंदर बहन। संपादन फून फून। शुक्रवार शाम को हुई बारिश के बाद शनिवार की सुबह धूप बहुत सुंदर थी। नीला आकाश ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी धुलकर साफ हुआ हो। तनख्वाह हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। अपना चेहरा धोने और नाश्ता करने के बाद, जबकि किन परिवार के माता पिता और किन यान अभी तक नहीं जागे थे, वह ऊपर चली गई और डेस्क पर बैठ गई और सुबह की स्व अध्ययन की शुरुआत की। हालांकि उसके पिछले जीवन में एक आधार और बुद्धिमत्ता थी, लेकिन उसे कभी भी गणित की प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ा था। किनके ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, चाहे वह प्रतियोगिता से मिलने वाली पुरस्कार राशि हो या पढ़ाई के लिए जगह जीतना, दोनों ही किनके के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। शायद इसलिए कि उसने जीवन का अनुभव किया था। तनख्वाह आसानी से अपना ध्यान केंद्रित कर सकता था और बहुत जल्दी एक अवस्था में प्रवेश कर सकता था। अपने साथियों की तरह मनोरंजक चीजों से विचलित न होकर परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए एकाग्रता पहला कारक है। सुबह बहुत जल्दी बीत गई। दोपहर के करीब 11:30 बजे किनके के दरवाजे के बाहर से एक अधीर दस्तक आई। खाओ। किन यान की अनिच्छुक, ठंडी और कुछ हद तक घृणास्पद आवाज गूंजी। इस बहस के बाद से पिछले 2 दिनों से टैन येन और टैन परिवार के माता पिता ने टैन खा के प्रति अपनी दुर्भावना को छिपाने की जहमत नहीं उठाई है। तनख्वाह देख सकती थी कि वे सभी उसे मजबूर करने के लिए हिंसा का सहारा लेना चाहते थे, और इससे भी अधिक, उसे अपनी गलती स्वीकार करने और उनसे माफी मांगने के लिए पहल करनी पड़ी। शीत हिंसा। शीत हिंसा हिंसा का एक रूप है जो उदासीनता, अवमानना, उपेक्षा, सतीपन और चिंता की कमी के माध्यम से कई तरीकों से व्यक्त किया जाता है, जिससे दूसरों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है। शीत हिंसा के 2 मुख्य प्रकार हैं। एक घरेलू शीत हिंसा है, दूसरा कार्यस्थल शीत हिंसा है। वास्तव में दोनों एक प्रकार का मानसिक शोषण है। घरेलू शीत हिंसा अक्सर पति पत्नी के बीच संघर्ष, एक दूसरे की परवाह न करना, संवाद करने की क्षमता को कम करना, यौन जीवन के बारे में समाप्त या लापरवाह होना और घर पर काम करने और इंतजार करने से ऊब जाना है। बैकेबाइडो के अनुसार डेस्क पर बैठे टैनके ने एक फीकी हंसी निकाली और अपनी किताबें बंद कर दी। सपना। कल रात गु शिनकिंग ने उसे फोन करके बताया कि उसने कई उपयुक्त ट्यूटर्स से संपर्क किया है और वह सप्ताह के अंत तक साक्षात्कार के लिए आ सकती है। जब तक वह पास हो जाती है, उसके पास निश्चित रूप से आय का एक गारंटीकृत स्रोत होगा। तब तक तो वह निश्चित रूप से इस घर से जल्दी ही बाहर निकल जाएगी। ऐसा सोचते हुए तनख्वाह ने अपनी नजरें नीची कर ली और दरवाजे की ओर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जब मैं नीचे भोजन कक्ष में गया तो देखा कि 3 लोगों का परिवार पहले ही खाना शुरू कर चुका था। तनख्वाह को अभिवादन करने के लिए आते देख केवल तनख्वाह नगी ने ही प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी पलकें उठाईं। तनख्वाह के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। वह शांति से अपनी सीट पर बैठ गए, अपना कटोरा और चॉपस्टिक उठाया और खाना शुरू कर दिया। तीनों लोग तनख्वाह को छुए बिना बातें करते रहे। आधे रास्ते में मेज के नीचे तान येन ने धीरे से अन ट्रुएन फोंग के पैर पर लात मारी, फिर अपना सिर उठाया और अन ट्रुएन फोंग को देखा। इन ट्रुएन फोंग ने उसे समझदारी से देखा, फिर तनख्वाह की ओर मुड़ा।
खांसी, शियाओं के, क्या आज दोपहर को तुम्हें कुछ काम है? अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो मेरे साथ सुपरमार्केट चलो, हमें घर पर खाना खरीदना है। तनखा के हाथ में कटोरा और चॉपस्टिक रुक गए। अगले ही पल उसने अपनी आंखें नहीं खोली। मेरा स्कूल में मिस्टर होक के साथ अपॉइंटमेंट है। मुझे कला प्रदर्शनी देखने जाना है। मैं आज दोपहर को नहीं आ पाऊंगा। तान येन ने जल्दी से अन त्रुएन फोंग को संकेत भेजा। इन ट्रुएन फोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कला प्रदर्शनी? स्कूल में अपने शिक्षक के साथ? तुम पहले से ही 10वीं कक्षा में हो। यह सब बकवास करने का क्या मतलब है? पढ़ाई पर ध्यान देना बेहतर है, तुम्हें पता है? यह देखकर कि तान खा ने कुछ नहीं कहा, एन ट्रुएन फोंग की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। आमतौर पर मैं तुम्हें फोन नहीं करता। इस बार मैंने तुम्हें केवल दोपहर के लिए साथ चलने के लिए कहा था। तुम्हारे पास समय नहीं है? शायद कल रविवार को। तान खा ने अपनी आंखें उठाईं। उनकी नजर तीखी और ठंडी थी। आज नहीं। छोटी लड़की की आवाज इतनी भारी नहीं थी, लेकिन एन त्रुएन फोंग उसकी नजर से घबरा गई और कई सेकंड तक एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उसके संयत होने और कुछ कहने का इंतजार करते हुए उसने देखा कि तान खा ने सीधे अपने चॉपस्टिक नीचे रख दिए। मैं खाना खा चुका हूँ। पहले मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आन त्रुएन फोंग को बहुत गुस्सा आया और उसने चॉपस्टिक्स फेंक दी। यहाँ वापस आओ। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तन खा पीछे मुड़ा नहीं और ऊपर चला गया। जब तक वह अपने कमरे में वापस नहीं आई, तब तक वह नीचे से अन त्रुएन फोंग को जोर जोर से गालियां देते हुए सुन सकती थी। तन खा की आंखों में उदासी रात की बारिश की तरह थी। वह काफी देर तक वहीं भावशून्य खड़ी रही। फिर उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और आंखें नीची करके उसे घूरने लगी। उस दिन बाथरूम से बाहर आने के बाद ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई है। यह वास्तव में उसका भ्रम नहीं था। तान येन या अन त्रुएन फोंग, कम से कम दोनों में से एक उसके कमरे में प्रवेश कर चुका था। सबसे अधिक संभावना किन यान की है। इसलिए वह खुद को हुआ कानन गोन से मिलने से रोकने के लिए एन ट्रुएन फोंग का उपयोग करना चाहती थी, और इससे भी अधिक, वह एन ट्रुएन फोंग को अपने साथ चिपकाए रखना चाहती थी और फिर उसे उसकी जगह लेने देना चाहती थी। तन खा ऐसे लोगों को ऐसा करने का मौका कतई नहीं देंगे। उसने समय जानने के लिए अपना सिर झुकाया, फिर तुरंत अपना बैग उठाया और टैन परिवार को छोड़ने के लिए नीचे चली गई। दरवाजे से बहुत दूर चलने के बाद भी तन खा अभी भी टैन येन की गुस्से वाली आवाज और अन ट्रुएन फोंग की डांटने वाली आवाज आंगन से आती हुई सुन सकता था। तान खा और हुओ जिंगयान ने बैठक का स्थान चुना, जो कि कियानचेंग आर्ट स्क्वायर था। बस इतना ही कि निर्धारित समय दोपहर 2:30 बजे का था, लेकिन चूंकि तन खा घर से जल्दी निकल गए थे, इसलिए वे 45 मिनट पहले ही पहुंच गए। क्योंकि यह सप्ताहांत था और कला का माहौल काफी अच्छा था, कला चौक लोगों से भरा हुआ था। तान खा ने कुछ प्रयास करके अंततः वह स्थान ढूंढ लिया जिसका उल्लेख हुओ जिंगयान ने किया था, जो कि आर्ट स्क्वायर में इच्छाधारी झील के बगल में जिनकगो पेड़ के नीचे था। पेड़ के नीचे एक बेंच थी और जब तान खा वहां पहुंचे तो वहां एक माँ और बच्चा बैठे थे। कला चौक पर घूमते घूमते थकी हुई दिख रही युवा माँ अपने बेचैन बेटे को खींच रही थी। तान खा को आकर बैठते देख युवा माँ तान खा को देखकर हल्की सी मुस्कुराई। तन खा ने स्पष्ट रूप से मुस्कुराकर उत्तर दिया, लाम लाम, अपनी बहन को नमस्ते कहो। युवा माँ ने बच्चे को तन खा की ओर ले जाकर संकेत दिया। तन खा ने अपना सिर घुमाया। स्वस्थ और सुंदर बच्चे का सामना करते हुए उसने अपनी आंखें घुमाईं और मुस्कुराई। नमस्ते। छोटा लड़का एक पल के लिए उलझन में पड़ गया, फिर अचानक शर्म से अपनी माँ के पैरों के पीछे चक्कर लगाने लगा।
युवा माँ दंग रह गई। लाम लाम, अपनी बहन को नमस्ते कहो, तुम इतने असभ्य क्यों हो? कुछ देर हकलाने के बाद लाल चेहरे वाला लड़का अंततः गले में कुछ अटक कर हेलो बहन कहने में कामयाब हो गया। तनखा तब तक मुस्कुराता रहा जब तक उसकी पलकें अर्धचंद्राकार नहीं हो गईं। थोड़ी देर बाद छोटा लड़का भी खेलने के लिए दौड़ा, ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल खेल के मैदान में। माँ भी स्पष्ट रूप से काफी थकी हुई थी। वह सोफे पर बैठी थी और दूर से अपने बेटे को देख रही थी, बीच बीच में तनखा से बातें कर रही थी। 2 मिनट के बाद तानखा और युवा माँ की नजरों के सामने उसने अचानक देखा कि छोटा लड़का और एक अन्य छोटा दोस्त साथ में खेल रहे थे और कुछ बात कर रहे थे। छोटे लड़के का चेहरा थोड़ा उत्तेजित था और उसने तानखा और युवा माँ की ओर इशारा करने के लिए अपना हाथ भी बढ़ाया। तनखा दंग रह गया। पहले तो उसने सोचा कि उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन कुछ सेकंड तक देखने के बाद उसने पाया कि लगभग 12 या 13 वर्ष का एक छात्र उसे गंभीरता से देख रहा था। फिर उसने अपना सिर नीचे करके अपनी हथेली को देखा। फिर तानखा की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह छात्र पलटा और भाग गया। तनखा उलझन में है। कुछ सेकंड बाद छोटा लड़का खुशी से अपनी माँ से बात करते हुए वापस भागा और ध्यान से तानखा को देख रहा था। माँ, अभी अभी एक आदमी एक सुंदर महिला की तलाश में था। युवा माँ दंग रह गई और समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। कौन सी सुंदर महिला? छोटे लड़के ने अपना हाथ बढ़ाया और गंभीर भाव से तानखा की ओर इशारा किया। तुम सुंदर हो। युवा माँ और तानखा दोनों चौंक गए। फिर माँ जोर से हंसने लगी और उसने आगे बढ़कर छोटे लड़के की नाक की नोक को चुटकी से दबा लिया। मुझे पहले कैसे पता नहीं था कि तुम्हारा मुंह इतना मीठा था, लाम लाम। युवा माँ ने बोलना समाप्त किया। फिर उसे थोड़ा अजीब लगा, क्या हमने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया? यहाँ बहुत सी खूबसूरत महिलाएं आती हैं, उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। लड़का क्रोधित हो गया और हाथ हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैंने देखा। देखो क्या? वहां। छोटे लड़के ने समझाने की कोशिश की। तानखा ने भी ध्यान से सुना। इस समय एक लंबा आंकड़ा अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। तनखा ने सहज ही अपना सिर घुमाकर देखा। इसके विपरीत हुओ जिंगयान की कोमल मुस्कान थी। मैंने शुरू में सोचा था कि मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ और आधे घंटे पहले पहुँच सकता हूँ, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक महिला आधे घंटे से अधिक पहले पहुँच जाएगी। तनखा ने अपना संयम पुनः प्राप्त किया, मुस्कुराए और खड़े हो गए। मिस्टर होएक, हुओ जिंगयान ने सहमति में सिर हिलाया और फिर पूछा, आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? नहीं। तनखा ने हल्की सी पलकें झपकाईं और झूठ बोला, मैं भी अभी अभी आया हूँ। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके बगल में बैठे छोटे लड़के ने तुरंत उसकी पोल खोल दी। माँ, माँ। हाँ, तुम एक खूबसूरत झूठे हो। वह तो बहुत पहले ही आ गई थी। माँ ने कहा था, झूठ बोलना अच्छा बच्चा नहीं है। युवा माँ ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ तनखा को देखा। तनखा ने हुआ कान्हा नगोन को और भी अधिक शर्मिंदगी से देखा। हुओ जिंगयान मुस्कुराया और लड़के के सामने चला गया, तब तक नीचे बैठा जब तक वह लड़के की ऊंचाई तक नहीं पहुंच गया। फिर मुस्कुराया और अपना मुंह खोला। तो मैं गलत था। इस बहन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे डर था कि तुम शर्मिंदा हो जाओगे, इसलिए वह एक अच्छी बच्ची है। छोटे लड़के ने असमंजस में अपनी माँ की ओर देखा। किनके को अपनी पोल खुलने से शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन आखिरकार उसने अपना संयम वापस पाया और कहा, टीचर हो, चलो आर्ट स्क्वायर के दूसरे गलियारे में चलते हैं। कला प्रदर्शनी अब तक तैयार हो जानी चाहिए।
यह सुनकर हुओ जिंगयान खड़ा हो गया और मजाक करते हुए बोला, मैं ही वह अपराधी हूँ जिसने अपने छात्रों को बहुत लंबे समय तक इंतजार करवाया, इसलिए आज दोपहर बोलने का अधिकार आपका होना चाहिए। बेशक आप जो भी कहेंगे मैं उसे सुनूंगा। तनख्वाह स्पष्ट रूप से मुस्कुराए। तो फिर मैं रास्ता दिखाऊंगा। ठीक है। दोनों आकृतियों को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखकर काफी देर बाद आखिरकार युवा माँ ने नजरें हटा लीं। उसने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और धीरे से अपने बेटे की नाक की नोक पर चुटकी ली। युवावस्था अच्छी है न? लाम लाम। लड़के को बेशक समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रही थी। बस इतना ही था कि युवा माँ को जल्दी से कुछ याद आ गया। उसकी आंखें एक पल के लिए रुक गईं और उसने जिज्ञासा से पूछा, लिन लिन, तुमने अभी कहा था कि एक आदमी एक खूबसूरत महिला की तलाश में था, क्या वह आदमी अभी आया है? लड़के ने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर हिलाया। वह मैं हूँ, आप नहीं। युवा माँ आश्चर्यचकित थी। तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे ढूंढ रहे हो? हाँ, मैंने देखा, उस छोटे से कागज पर तुम वहां थे। युवा माँ ने अचानक जागकर सोचा, तुम्हारा मतलब फोटो से है? लड़के ने खुशी से जोर से सिर हिलाया। युवा माँ पुनः अचंभित रह गई। अभी तो लड़की ने साफ साफ कहा कि वह टीचर का इंतजार कर रही थी, फिर वहां एक भाई भी उसे क्यों ढूंढ रहा है? अध्याय 33। बस कह दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। संपादन PHN। यह प्रदर्शनी गोथिक कला शैली में है। प्रदर्शनी देखने के लिए यार्ड में प्रवेश करने के लिए केवल एक निःशुल्क टिकट की आवश्यकता है। अधिकांश कृतियां कला विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रसिद्ध कलाकारों की कृतियों की नकल की जाती हैं, इसलिए उनका मूल्यांकन मूल्य सीमित होता है। हालांकि तानख्वाह अभी भी देख सकती थी कि उसके बगल में चलते हुए होआ कान्ह नगोन बिल्कुल भी अधीर नहीं था। इससे तानख्वाह को बहुत भावुक महसूस हुआ। अपने पिछले जीवन में उसने सोचा था कि यह उम्र के कारण है, लेकिन आज उसे देखकर शायद हो जिंगयान अभी भी एक पिता या भाई की तरह कोमल था। वह कितनी भाग्यशाली थी कि उसे अपने जीवन में एक अच्छा शिक्षक और दोस्त मिल सका। ऐसा लगता है कि आपको इस पेंटिंग में बहुत रुचि है। तनख्वाह अचंभित थी जब अचानक उसके कान के पास एक आवाज गूंजी और उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया। तनख्वाह दंग रह गई। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि हुओ जिंगयान उसके कंधे के पीछे उसके बगल में खड़ा है। इस समय वह उसकी आवाज का अनुसरण करते हुए थोड़ा आगे झुका। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए तनख्वाह के सामने की पेंटिंग को घूर रही थी। अभी अभी तनख्वाह इस पेंटिंग को ध्यान से देख रही थी। हुओ जिंगयान ने स्पष्ट रूप से सोचा कि वह इस नकल का आनंद ले रही थी। तनख्वाह को भी इनकार करना उचित नहीं लगा, इसलिए उसने हाँ कहा और फिर हुओ जिंगयान के साथ पेंटिंग को देखा। यह सिमोन मार्टिनी की द एंजल ऑफ द अनाउंसमेंट एक की पुनर्चित्रण होनी चाहिए। हुओ जिंगयान ने कलाकार के वर्णनात्मक ब्रशवर्क को देखा और उसे तनख्वाह को समझाया। सिमोन मार्टिनी इतालवी चित्रकारों की प्रतिनिधि चित्रकार हैं, जो आमतौर पर सिएना के चित्रकार हैं। इसके अलावा उनके शिक्षक ड्यूकियो डी बोनेसेग्ना सिएना में काम करने वाले पहले व्यक्ति थे। सिमोन मार्टिनी की शैली उनके शिक्षक से प्रभावित थी। इसे देखिए, रंग उज्ज्वल हैं, चित्र शानदार हैं, रेखाएं सुंदर हैं। यह छात्र सिएना चित्रकला के सार को बहुत अच्छी तरह से समझता है। यह भी सिएना शैली की खासियत है। बोलने के बाद हुओ जिंगयान सीधे खड़े हो गए और तनख्वाह को देखकर मुस्कुराए। गॉथिक कला शैली में उन दोनों का लक्ष्य चरित्रों को उभारना था। यदि आप गॉथिक कला में रुचि रखते हैं, तो वे ऐसी कलाएं हैं जिन्हें आप ऐतिहासिक मील के पत्थर में अनदेखा नहीं कर सकते। तनख्वाह ने गंभीरता से सुना, फिर सिर हिलाया। हाँ, धन्यवाद शिक्षक, मैं इसे याद रखूंगा।
हुओ जिंगयान बोलने ही वाला था कि अचानक एक ठंडी आवाज ने उन दोनों को रोक दिया। मुझे भी इस पेंटिंग में थोड़ी दिलचस्पी है। क्या टीचर हुओ मुझे इससे परिचित करा सकती है? उस आवाज को सुनकर जो ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी, तान खां ने आश्चर्य से अपना सिर पीछे घुमाया। दालान में खड़ा, सफेद स्पोर्ट्सवियर पहने, काली बेसबॉल टोपी पहने किशोर ने अपने हाथ जेबों में डाले हुए थे। उसकी तीखी निगाहें उसके बगल में खड़ी हुओ जिंगयान को देख रही थी। तान खा कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, फिर होश में आया। हुओ जून, तुम यहाँ क्यों हो? युवक ने आवाज सुनी और धीरे धीरे अपनी काली काली आंखें नीचे कर ली। क्रूरता का निशान भी उसकी आंखों के नीचे दबा हुआ था। कुछ सेकंड तक छोटी लड़की को देखने के बाद युवक ने दूसरी ओर देखा। उसके पतले होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। व्यंग्यात्मक मुस्कान में ठंडक का आभास था। मैं प्रदर्शनी देखने नहीं आ सकता। तनखा इन शब्दों से स्तब्ध रह गया। उसकी नजर एक तरफ घूम गई और वह हुओ जून के बगल में खड़े 12 या 13 साल के लड़के को देखने लगी। यह आकृति कुछ परिचित सी लगती है। किनके ने पलकें झपकाईं। अचानक होश में आया, क्या तुम वही नहीं हो जो अभी लिन लिन के साथ खड़े थे? पुरुष छात्र ने किनके की ओर मुंह बनाया। क्या होगा अगर यह मैं हूँ? जैसे कि डर है कि किनके उसकी आलोचना करेगा। पुरुष छात्र ने हुओ जून की ओर इशारा किया। यह वह बड़ा भाई है जिसे मैंने अभी स्वीकार किया है। उसने हमें उसे खोजने के लिए आर्ट स्क्वायर में फोटो ले जाने के लिए कहा था। मैं उसे खोजने वाला पहला व्यक्ति था। बड़ा भाई। किनके की आंखों ने हुओ जून को नाजुक ढंग से देखा। हुओ जून का चेहरा काला पड़ गया और उसने अपनी आंखें नीची कर ली। तुम्हें मुझे ऐसा कहने के लिए किसने कहा? पुरुष छात्र हुओ जून की निगाहों से डर गया और तुरंत एक तरफ चला गया और दुखी होकर यह बताना नहीं भूला, मैंने कहा था कि मैंने पैसे नहीं लिए। मैंने तुम्हें पहले भी लड़ते देखा है, इसलिए मैं चाहता था कि तुम मुझे लड़ना सिखाओ। किनके नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार के दृश्य को देखने में असमर्थ, किनके असहाय रूप से मदद के लिए हुओ जिंगयान की ओर देखने लगा। हुओ जिंगयान खुशी से किनारे खड़ा होकर उत्साह देख रहा था। किनके को देखकर, वह एक शिक्षक था, इसलिए वह चुपचाप खड़ा होकर नहीं देख सकता था। वह मुस्कुराया। तुमने अभी कौन सी पेंटिंग के बारे में कहा? हुओ जून अभी भी हताशा में भौहें सिकोड़े हुए पुरुष छात्र को घूर रहा था। यह सुनकर उसने अपना सिर उठाया और अधीरता से विपरीत दिशा की ओर इशारा किया। हुओ जिंगयान ने अपना पैर उठाया और आगे बढ़कर पुरुष छात्र को एक तरफ कर दिया। यह रोमन नृत्य है। हुओ जून जवाब देने में बहुत आलसी था। उसके बगल में बैठा लड़का विचलित था। उसने उत्सुकता से अपना सिर उठाकर हुओ जिंगयान को देखा। तुम्हें कैसे पता कि नाचने वाला व्यक्ति रोमन है? हुओ जिंगयान का गला शायद ही रुका हो। तान खा ने बगल से हंसते हुए कहा। वह आगे बढ़ी। शिक्षक हुओ ने कहा, इस पेंटिंग को रोमनों का नृत्य कहा जाता है। तान खा ने हुओ जिंगयान की ओर देखा। कक्षा में तुमने इस चित्रकार के बारे में बात की थी। यह सिमाबुए है ना? हाँ। हुओ जिंगयान ने खुशी से सिर हिलाया। जियोवानी सिमाबू, 2 सिएना सुलेख के संस्थापक और प्रतिनिधि इतालवी चित्रकार ड्यूकियो डी बोनसेग्ना के अनुसार, वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कला के रूढ़िवादी और औपचारिक कार्यों का विरोध करने की हिम्मत की जो उस समय महान स्वामी द्वारा लोकप्रिय थे। हुओ जिंगयान की नज़र उसके सामने लगी पेंटिंग पर पड़ी। कुछ सेकंड तक इसे देखने के बाद उसने अफसोस से अपना सिर हिलाया। इस कलाकार की नकल का स्तर पिछले छात्र की नकल जितना भी अच्छा नहीं है। सिमाबुए का काम एक प्राकृतिक, यथार्थवादी शैली की ओर झुकता है। चमकीले रंग बहुत स्पष्ट रूप से विपरीत हैं। इस बिंदु पर इस छात्र ने स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं किया। किनके हुओ जिंगयान की क्षमता और स्तर को बहुत अच्छी तरह से जानता था।
इसलिए वह आश्चर्यचकित नहीं था। लेकिन हुओ जून को इन बातों की परवाह नहीं थी। तो सिर्फ 12 या 13 साल का लड़का ही बचा। हुओ जिंगयान की व्याख्या सुनकर, जिसे वह दिल से जानता था, उसे लगा जैसे वह कोहरे में था। एक पल में जिस तरह से उसने हुओ जिंगयान को देखा वह मोह और कट्टरता के स्तर पर पहुंच गया था। इसलिए प्रदर्शनी देखने वाले समूह के बीच से अचानक बदलाव हुआ। पुरुष छात्र ने किनके की जगह पर कब्जा कर लिया, हुओ जिंगयान को परेशान किया और पूर्व से पश्चिम गलियारे तक सवाल पूछे। किनके उन दोनों लोगों के बगल में चला गया। उसे बोलने के लिए भी जगह नहीं मिली। तान खा मूल रूप से इस अवसर का लाभ उठाकर बाहर जाना चाहता था और उस लड़की से मिलने की योजना बनाना चाहता था जिसे हुओ जिंगयान सबसे अधिक प्यार करता था, लेकिन वह युवावस्था में मरने वाला था। वह थोड़ी खुश और थोड़ी उदास थी। क्या तुमने हुओ जिंगयान को बाहर चलने के लिए कहा था? प्रदर्शनी कक्ष के एक कोने को मोड़ते हुए, तान खा के बगल में चलते हुए, हुओ जुन, जो अब तक चुप था, ने अचानक पूछने के लिए अपना मुंह खोला। तन खा थोड़ा स्तब्ध था। एक सेकंड बाद उसने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें शांति से हुओ जुन को देख रही थी। सही। हुओ जुन की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। युवक के गोरे माथे की नसें थोड़ी उभरी हुई थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसकी आंखें गैलरी में टंगी पेंटिंग के पात्रों पर घूम रही थी। अंततः उसकी नजरें तनख्वाह पर लौट आईं। उसे यहाँ आने को कहो, क्या मैंने सही जगह मारा है? तनख्वाह चुप हो गया। दरअसल जब उसने हुओ जून को देखा तो उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसके कमरे में कौन आया था, उसने उसके कमरे में क्या देखा था और उसने क्या किया था। उसने यह भी अनुमान लगाया कि हुओ जून निश्चित रूप से हुओ जिंगयान के प्रति उसकी भावनाओं को गलत समझेगा। बस बात यह है कि अभी वह सचमुच कुछ भी स्पष्ट नहीं करना चाहती। हुओ जिंगयान के लिए उसने भी इसके बारे में सोचा। अंत में कोई और रास्ता नहीं था। वह सीधे हुओ जिंगयान को बताएगी कि उसे एक बुरा सपना आया था। सपने में उसने एक आपदा देखी जो हुओ जिंगयान की प्रेमिका के साथ घटित होगी। भले ही वह इस पर विश्वास न करती हो, लेकिन हुओ जिंगयान के सौम्य और नाजुक व्यक्तित्व के कारण निश्चित रूप से वह उसके अनुरोध पर कोई बदलाव नहीं करेगा। लेकिन हुओ जून पूरी तरह से अलग है। तनख्वाह बहुत स्पष्ट है, कोई स्पष्टीकरण बेकार है। हुओ जुन का व्यक्तित्व बहुत ठंडा और क्रूर है, चाकू की तरह, तेज और टूटने में आसान, लेकिन आगे बढ़ने के लिए दृढ़ है। वह केवल सार को ही देखता है, बाकी बाह्य भाग के प्रति वह पूर्णतया उदासीन रहता है। जब तक वह उसे हुओ जिंगयान से संपर्क करने का कोई वस्तुनिष्ठ कारण नहीं देता, हुओ जून किसी भी कारण की परवाह नहीं करेगी। लेकिन तनख्वाह वस्तुनिष्ठ कारण नहीं बता सका। छोटी लड़की कुछ नहीं बोली। इस खामोश माहौल में हुओ जून की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। उसकी काली पुतलियां एक भयंकर मुस्कान प्रकट कर रही थी। इस्तीफा दे दिया? तनख्वाह ने उस पर भौहें चढ़ाई। हुओ जुन की आंखों में मुस्कान डूब गई। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से छोटी लड़की के गाल को सहलाया। उसकी हथेली गर्म और चिकनी थी। ऐसा लगता है जैसे कोई इसमें डूब जाना चाहता है। हुओ जुन की आंखें उदास थीं। किनयान बेवकूफ है और प्रसिद्धि और धन के लिए लालची है। मैं एक नज़र में ही उसके मेरे और हुओ जिंगयान के पास आने के इरादे को समझ सकती हूँ। लेकिन तुम्हारा क्या? किनके, तुम क्या सोच रही हो? किनके ने अपनी उंगलियों को जकड़ा और आधा कदम पीछे हट गई। लेकिन इस आधे कदम को हुओ जुन ने आसानी से शून्य पर वापस खींच लिया। वह और आगे बढ़ा। पहले मुझे लगता था कि तुम मासूम और साफ हो,
एक दोषरहित रत्न की तरह। मैं दूर खड़ा तुम्हें देखता था, कल्पना करता था कि पॉलिश होने के बाद तुम किस तरह की सुंदर दिखती हो। अब तक मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हें गंदा करने से डरता हूँ। तनखा उसकी यह बात सुनकर दंग रह गया। लेकिन हो जुन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें उदास थी। लेकिन तुम कब से काले मोती बन गए, किनके? यह पलक झपकते ही ऐसा है, इससे पहले कि मैं इसे महसूस भी करूं। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे हो। जिंगयान के पास आने में तुम्हारा स्पष्ट रूप से एक उद्देश्य था, ठीक उसी तरह जैसे जब तुम अचानक नर्क बार में मेरे सामने आए थे। किनके की आंखें अचानक कांप उठीं। पलक झपकते ही उसने डर से हुओ जून की ओर देखा। वह अच्छी तरह से जानती थी कि हुओ जून उसके सभी कार्यों के पीछे के उद्देश्य और कारण का अनुमान नहीं लगा पाएगा, लेकिन इस समय उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह नहीं जानती थी कि हुओ जून उसे कितना समझता है, अब इतने परिष्कृत स्तर तक पहुंचने में सक्षम है। अगर कोई पिछला जीवन नहीं था, तो मुझे डर है कि हुओ जून ने उसे खुद से बेहतर समझा। लेकिन हुओ जुन ने उसे अपना संयम खोते देखा और सोचा कि उसने सही बात कही है। उसने तानखा की कलाई को और अधिक कस कर पकड़ लिया। तनखा को दर्द हुआ और फिर उसे होश आ गया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी आंखों को ठंडा करने की कोशिश की। अगर तुमने सब कुछ देख लिया है, तो तुम अभी भी मेरे साथ क्यों रह रहे हो? हुओ जून ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी निगाहें ठंडी थी। आपका क्या मतलब है, तनखा? क्या तुम्हें मासूम और साफ सुथरी लड़कियां पसंद नहीं है? शायद मैं पहले ऐसा ही था, लेकिन अब नहीं। तनखा ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में घृणा झलकने लगी, क्योंकि उसके पिछले जीवन की यादें सामने आ गईं। पिछले 2 दिनों में किन परिवार के 3 सदस्यों के प्रदर्शन के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों की गहराई में एक ठंडी मुस्कान उभर आई। तुम चाहते हो कि मासूम और साफ सुथरी किन के तुम्हें उसे छेड़ने दे? वह बहुत पहले ही मर गई होती। अभी अपनी चीजें वापस पाने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए मुझे किसी और की परवाह नहीं है। तनखा ने एक ही सांस में अपनी बात समाप्त करते हुए हुआक तुआन की ओर ठंडी नजरों से देखा। तो अब तुम्हें समझ आ गया? हुओ जून की आंखें गहरी हो गईं। तो तुम क्या चाहते हो? हुओ जिंगयान तुम्हें क्या दे सकता है जो मैं नहीं दे सकता? किन के दंग रह गया। तुम, जब तक तुम कहते हो, चाहे कीमत कुछ भी हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। नोट: सिमोन मार्टिनी, 1284 से 1344, सिएना में जन्मी एक इतालवी चित्रकार थी। उनका काम अंतर्राष्ट्रीय गोथिक के नाम से जानी जाने वाली गोथिक शैली में अत्यधिक प्रभावशाली था। उनकी कृतियां सुंदर रेखाओं और सजावटी विवरणों तथा रत्नों जैसे चमकीले रंगों से प्रतिष्ठित हैं। विशिष्ट कृतियां हैं क्रॉस से उतरना और घोषणा का दूत। स्रोत: बाइके बाइडू के अनुसार जियोवानी सिमाबू, 2, सेन्नी डी पेपो, जियोवानी सिमाबू 12401302, जिसे बेंसिविएनी डी पेपो या बेनवेन्यूटो डी ग्यूसेपे के नाम से भी जाना जाता है, फ्लोरेंटाइन मोज़ाइक के एक प्रसिद्ध इतालवी चित्रकार थे। सिमाबुए को बीजांटिन युग का सबसे महान इतालवी चित्रकार माना जाता है। वह प्रकृतिवाद के क्षेत्र में भी अग्रणी थे। उनके चित्र कई घटकों के साथ बहुत यथार्थवादी थे और काम में विवरण के लिए छायांकन भी था। वह अपने प्रसिद्ध छात्र गियोटो के लिए भी जाने जाते हैं, जो पुनर्जागरण के महान इतालवी कलाकारों में से एक थे। अध्याय 34: हत्या मत करो वह डॉट संपादित करें। फोन हुओ जुन ने कुछ दर्जन सेकंड तक बोलना जारी रखा, लेकिन एक भी शब्द तानखा उसके मुंह से नहीं निकल सका। लेकिन जैसे ही वह बोलने वाली थी, एक आवाज ने उसे बीच में रोका। बड़े भाई, क्या आप और वह सुंदर महिला जो पहले पलक झपकाएगा वह हार जाएगा, खेल रहे हैं?
हुओ जुन और तान खा दोनों ने पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया, केवल यह देखने के लिए कि 12 या 13 साल का लड़का जो पहले हुओ जिंगयान का पीछा कर रहा था, अब एक मासूम भाव के साथ उन दोनों के पास खड़ा था, उन्हें देख रहा था। जब हुओ जून का मूड सबसे खराब था, तभी किसी ने उसे टोका। एक ठंडी और क्रूर भावना ने तुरंत उसकी काली आंखों को ढक लिया। उसने पुरुष छात्र को घूर कर देखा। अगर तुमने मुझे फिर से ऐसा कहा तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा? पुरुष छात्र डर गया और कांपने लगा। तान खा ने सोचा कि वह पलटकर भाग जाएगा। उसने नहीं सोचा था कि वह छात्र समय पर प्रतिक्रिया करेगा और तुरंत उसके पीछे छिप जाएगा। नहीं, नहीं। हुओ जून की आंखें उसे ठंडी नजरों से देख रही थी। क्यों नहीं? सुंदर बहन। सुंदर बहन के साथ मैं किसी को नहीं मारूंगा। हुओ जून की आंखें सख्त हो गईं। एक क्षण बाद उसने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। उसका हाव भाव और भी अधिक क्रूर लग रहा था। तुमसे किसने कहा? पुरुष छात्र ने कहा। हुओ, शिक्षक हुओ ने कहा। ऐसा कहने के बाद उसने ध्यान से उस तरफ इशारा किया। उसके शब्दों के कारण तान खा ने अचानक हुआक तुआन के साथ मिलकर देखा कि हुआक कान्ह नगोन दालान के अंत में खड़ा था। दोनों लोगों की निगाहों को ध्यान से देखते हुए हुओ जिंगयान, जो एक भूरे बालों वाली बूढ़ी महिला को धैर्यपूर्वक कुछ समझा रहा था, खड़ा हो गया। उसकी आंखें कोमल और मुस्कुरा रही थी जब उसने दोनों लोगों का सामना किया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और उन दोनों का अभिवादन किया। तभी उस पुरुष छात्र ने कहा। शिक्षक हुओ ने यह भी कहा, यदि तुम मुझसे लड़ना सीखना चाहते हो तो तुम्हें एक सुंदर महिला से चिपकना होगा। उन्होंने कहा कि मैं केवल सुंदर महिलाओं की बात सुनता हूँ। हुओ जून। तन खा की अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक थी। उसने अपना सिर घुमाकर हुओ जून की ओर देखा। उसे शुरू में उम्मीद थी कि हुओ जून आश्चर्यचकित होगा और गुस्से के संकेत भी देगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि युवक की आंखें कुछ सेकंड के लिए ठंडी हो गईं। फिर अचानक वह हल्की हंसी हंस पड़ा। हुओ जून की नजर अंततः तान खा पर लौट आई। वह बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। उसकी आवाज का लहजा न तेज था न धीमा, बल्कि गहरे अर्थ के साथ। हाँ, उसने जो कहा वह सही था। मैं केवल एक ही व्यक्ति की बात सुनता हूँ। बहुत देर तक उन काली काली आंखों को घूरते रहने के कारण तन खा को पता नहीं क्यों उसका चेहरा थोड़ा गर्म महसूस हुआ। उसने अस्वाभाविक ढंग से दूसरी ओर देखा और एक ओर चली गई। पुरुष छात्र ने यह देखा और क्रोधित होकर जल्दी से उसका पीछा किया। सुंदर बहन, मेरा तुम्हारे साथ चलने का इंतजार करो। जब वह बोलना जारी रखने वाला था तो पुरुष छात्र के कोट के पीछे का हुड एक पतली उंगली से पकड़ा गया और धीरे से पीछे खींच दिया गया। पुरुष छात्र ने कांपते हुए अपना सिर घुमाया। बड़े बड़े भाई। हुओ जून इस तरह के संबोधन पर लगभग हंस पड़ा। तुम उसका पीछा कर सकते हो, लेकिन उसे छूना मत, उसकी बाह भी नहीं। समझे? छोटा लड़का। जीवित रहने की प्रवृत्ति के कारण पुरुष छात्र ने जोर से सिर हिलाया। समझ गया, समझ गया, समझ गया। हुओ जून के चेहरे पर आलस्य से मुस्कुराहट आई। उसने पलटकर अपना हाथ छोड़ा और सुविधाजनक ढंग से उसे अपनी जेब में डाल लिया। पुरुष छात्र को उन्मत्ततापूर्वक उसका पीछा करते हुए तथा सफलतापूर्वक तान खा और हुआक कान्ह नगोन को रोकते हुए देखकर हुआक तुआन संतोष से मुस्कुराया। शाम के समय हुओ जिंगयान ने उन तीनों को कला चौक के पास एक रेस्तरां में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करने की पहल की। मासूम लड़का उछल पड़ा और प्रशंसा से बोला। तन खा का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था, इसलिए सहमत होने से पहले वह थोड़ा हिचकिचाया। पुरुष छात्र ने झिझकते हुए हुओ जून की ओर देखा।
बड़े भाई, क्या आप जा रहे हैं? हो जून, जो इस तरह के संबोधन से लगभग स्तब्ध था, ने अपना सिर उठाया। उसका सुंदर सफेद चेहरा ठंडा और भावहीन था जब उसने पुरुष छात्र की ओर देखा। यह देखकर कि पुरुष छात्र फिर से तान खा के पीछे छिपना चाहता था, हो तुआन ने धीरे से अपनी नजर हटा ली। निःशुल्क भोजन, बेशक। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आंखों के कोने ने ठंडी निगाहों से हुओ जिंगयान को देखा। 8 स्क्वायर के बगल वाली सड़क किएन थान की प्रसिद्ध स्नैक स्ट्रीट है। दुकानों का सामने का हिस्सा छोटा है, लेकिन अधिकतर साफ है। हुओ जिंगयान अलग अलग उम्र के 3 छात्रों को स्टोर के एक कोने में ले गया, 10 मिनट से अधिक समय तक कतार में खड़ा रहा और अंत में अपने टेबल नंबर का इंतजार किया। पुरुष छात्र अजनबियों से बिल्कुल भी नहीं डरता था और उसे बड़ा भाई कहता रहता था, जिससे तनख्वाह बहुत चिंतित हो जाता था कि वे तीनों बच्चे बेच रहे थे। जब हुओ जिंगयान आसपास था, तो किनके को इस बात की चिंता नहीं थी कि माहौल घुटन भरा या नीरस होगा। उसे अभी भी अपने पिछले जीवन में स्पष्ट रूप से याद था। हुओ जिंगयान एक विश्वकोश की तरह था जो सब कुछ जानता था, चाहे वह किसी भी पहलू से संबंधित हो, वह उसे शांति से बोलते हुए सुन सकती थी। मूलतः वह पुरुष छात्र केवल दिलचस्पी दिखा रहा था, लेकिन रात्रि भोज के बाद जितना अधिक वह देखता, उतना ही उसे लगता कि उसे हुओ जिंगयान ने जीवित ही पकड़ लिया है। इसके विपरीत हुओ जुन का चेहरा और अधिक उदास हो गया। हुओ जिंगयान की आंखों में कोई भी बुरी मंशा नहीं छिपी थी। यह जानते हुए कि अधिकांश कारण उसके कारण थे, तनख्वाह के पास अभी भी कोई अन्य विकल्प नहीं था। रात के खाने के बाद हुओ जिंगयान बिल का भुगतान करने के लिए खड़ा हुआ। मालकिन एक मोटी अधेड़ उम्र की महिला थी, जो 40 साल की लग रही थी। वह शुरू से ही इस टेबल पर ध्यान दे रही थी। उस पुरुष छात्र को छोड़कर बाकी 3 लोगों की शक्ल ने उसकी दुकान में ग्राहकों की संख्या को दोगुना कर दिया था। क्या ये आपके 3 बच्चे हैं? मालिक ने हुओ जिंगयान के लिए बिल की गणना की, मुस्कुराते हुए पूछा। बड़ा लड़का और छोटी लड़की सुंदर दिखते हैं, क्या आप उन्हें सेलिब्रिटी बनाने की योजना बना रहे हैं? यह सुनकर हुओ जिंगयान मुस्कुराई, पानी की तरह कोमल, और कुछ नहीं बताया। बच्ची अभी बड़ी नहीं हुई है, हो सकता है जब वह बड़ी हो जाएगी तो सुंदर होगी। मकान मालकिन ने उसे अंगूठा दिखाया। मैं यह समझता हूँ, आपके पिता के जीन अच्छे हैं, भविष्य में बच्चा निश्चित रूप से अच्छा विकसित होगा। हुओ जिंगयान ने अपनी आंखें नीची की और मुस्कुराया, परिचारिका को सिर हिलाया और वापस मेज की ओर मुड़ गया। जैसे ही वह बैठा, उसने सुना कि दुकान में शोर मचाने वाला पुरुष छात्र हुओ जून से लिपट गया और कुछ मांग रहा था। उसके बगल में बैठी छोटी लड़की उन दोनों को देखकर मुस्कुराई, उसकी आंखें टेढ़ी हो गईं। हल्की मादक पीली रोशनी प्रत्येक व्यक्ति के कोमल उभारों पर चमक रही थी। चारों ओर प्रकाश का प्रभामंडल फैल गया था। उनकी आंखों के सामने का दृश्य आसपास की ध्वनियों से अलग, शांत और सुंदर लग रहा था। हुओ जिंगयान की उंगलियां फड़क उठीं। मुझे चित्रकारी करने की थोड़ी इच्छा है। यदि कोई अपनी आंखों के सामने यह चित्र बना सके, तो उसमें सर्वोत्तम ध्वनि भी सम्मिलित की जा सकती है। ऐसा चित्र, भले ही शोरगुल वाला हो, इतना सुंदर होगा कि हृदय को मदहोश कर देगा। दुकान छोड़ने तक पुरुष छात्र अभी भी हुओ जून से चिपका हुआ था, उससे लड़ने का तरीका सिखाने के लिए कह रहा था। दरअसल तान खां, जो मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा था, वह भी कुछ समय के लिए तड़प रहा था, लेकिन हुओ जून ने भौहें सिकोड़ी और छोटी लड़की की अभिव्यक्ति देखी, कुछ भी करने में असमर्थ था, इसलिए उसने उस व्यक्ति को वापस ले लिया। हुओ जिंगयान और किन के आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे खड़े पुरुष छात्र को खुद से उलझते हुए सुनकर किन के असहाय होकर मुस्कुराया।
शिक्षक हो, आपको उसे नहीं बताना चाहिए। मैं यहाँ हूँ। हो जून उसे नहीं मारेगा, उसे डराकर भगा देना ठीक है। हो जिंगयान, बच्चे, बस थोड़ा सा सहन करो। लेकिन वह लड़ना सीखना चाहती है। अगर हो जून वास्तव में सहमत है। तनखा ने असहाय होकर कहा, तब तो यह बच्चे को बिगाड़ना होगा। हो जिंगयान एक पल के लिए रुका। क्या आप जानते हैं कि वह बच्चा लड़ना क्यों सीखना चाहता है? तनखा दंग रह गया और अपना सिर हिलाया। मैंने केवल इतना सुना है कि उसने हो जून को लड़ते देखा था। शायद उसने सोचा कि वह बहुत सुंदर है। हो जिंगयान मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। कुछ सेकंड बाद वह मुड़ गया। टोंगयेत, सुंदर बहन तुमसे पूछती है, तुम लड़ना क्यों सीखना चाहते हो? टोंगयेत नाम का छात्र दंग रह गया और उसने तान खा की ओर देखा। तन खा ने मासूमियत से पीछे देखा। टीचर हो, उसकी बात सुनो। हो जिंगयान ने अपनी आवाज कम कर दी। तन खा ने सुना। निश्चित रूप से। कुछ सेकंड के बाद पुरुष छात्र ने धीरे से अपना सिर नीचे किया, कुछ अनिच्छा से अपना मुंह खोला। क्योंकि मैं धमकाया जाना नहीं चाहता। हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं। तनखा अचानक चौंक गया। कुछ सेकंड बाद उसने अपना संयम वापस पा लिया। उसकी सांसें तनावपूर्ण थी। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन हो जिंगयान की आवाज ने उसे वापस खींच लिया। चलो चलें। लेकिन हो जिंगयान ने उसे कोमल आंखों से देखा, लेकिन उसकी आंखें बहुत उदास और दृढ़ थीं। उसने फिर दोहराया, चल दर। तान खा ने अपने दांत भींचे और हो जुन की ओर देखा, न जाने क्यों। वह युवक चौंक गया और स्थिर खड़ा रहा। वह पलटी और हो जिंगयान के कदमों के साथ चल पड़ी। गुरुजी, क्या हम कुछ नहीं कर पाएंगे? हो जिंगयान ने अचानक कहा। भले ही इसे अभी रोका जा सके और अगली बार भी रोका जा सके, फिर भी अगली बार ऐसा होगा और कई बार ऐसा होगा। तनखा समझ गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। तो हम कुछ नहीं करेंगे? हो जिंगयान मुस्कुराया। उसकी आंखें गहरी थी। तनखा, इस दुनिया में अपराध ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। जब आप किसी घायल व्यक्ति से मिलते हैं तो उसे कुछ सिखाना अच्छाई की रक्षा के लिए बुराई को दंडित करने से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। तनखा अचंभित रह गया और होश में आया। मैं कहना चाहती हूँ, वास्तव में हो जून को उसे सिखाने दो। आधे रास्ते में तानखा रुक गई। वह झिझकी और भौहें सिकोड़ते हुए बोली, क्या यह अच्छा है? हो जिंगयान ने कंधे उचकाए, कभी कभी गैर जिम्मेदाराना मजाक करते हुए। भगवान जानता है। तनखा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ कदम चलने के बाद उसने अपने पीछे पुरुष छात्रों की जय जयकार सुनी। तनखा को आश्चर्य हुआ। वह वास्तव में सहमत था। हाँ, वह सहमत होंगे। हो जिंगयान के यह कहने के बाद वह कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया और फिर पूछा, क्या तुमने उससे मेरे और उसके बीच के रिश्ते के बारे में पूछा है? तनखा ने सिर हिलाया। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए उसने धीरे से अपनी उंगलियों को जकड़ लिया। मैंने नहीं सोचा था। हो जून ने कहा था कि वह एक नाजायज बच्चा था। हो जिंगयान की आंखें डगमगा गईं। अगले ही पल डूबते सूरज की आखिरी किरणों का स्वागत करते हुए उसने एक गहरी सांस ली, धीरे से सांस छोड़ी और खिलखिलाकर मुस्कुराया। तब तुम्हें पता होना चाहिए कि वह क्यों राजी हुआ। तनखा दंग रह गया, क्योंकि वह भी पहले ऐसा ही था। हो जिंगयान ने धीमी आवाज में कहा। एक पल में ऐसा लगा कि हो जिंगयान की आंखों की गहराई में किनके ने सहानुभूति का एक निशान देखा, लेकिन यह एक भ्रम की तरह था जो मुस्कुराहट से जल्दी ही दूर हो गया। हो जिंगयान की कोमल आंखें पीछे मुड़ गईं और पीछे देखने लगी। हर स्ट्रीट लाइट जल उठी, जिससे दो आकृतियां, एक लंबी और एक छोटी, प्रकाशित हो गईं।
बहुत समय बीत गया, तब जाकर उसने पलट कर देखा। तनखा, यदि तुम सचमुच भविष्य में उसके साथ रहना चाहते हो, तो उसके दिखावटी हाव भाव से मूर्ख मत बनो। हेजहॉग ने तुम्हें अपना सबसे कोमल स्थान दे दिया है, इसलिए उसे मत मारना। अध्याय 35। घर पर ट्यूशन। संपादन। फुन शाम को टोंग डाट नामक एक पुरुष छात्र को हक कान्हन गोन अपने घर ले गया। तान खा हुआक तुआन के साथ चले गए। अंत में वह हुओ जिंगयान को उस घटना के बारे में बताने का सही अवसर नहीं पा सका। किनके थोड़ा उदास महसूस कर रहा था और उसने कुछ भी नहीं कहा। कला चौक किन परिवार के घर से ज्यादा दूर नहीं है, वहां तक पैदल जाने में केवल 20 मिनट लगते हैं। पूरे रास्ते दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते रहे। तनखा अपने मन में सोचता रहा और अचानक उसे तन परिवार का घर दिखाई दिया। तनखा ने अपना संयम वापस पाया और पीछे मुड़कर देखा। मैं यहाँ हूँ। तान खा ने अपने पीछे रोशनी वाले 2 मंजिला घर की ओर इशारा किया। थोड़ा झिझकते हुए उसने अपना मुंह खोला। अंदर। यह तान येन का परिवार है। मैं तुम्हें ऊपर नहीं बुला सकती। हो जून ने सुना और उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। तुम अब भी मुझे ऊपर बुलाना चाहते हो? ये शब्द अंधेरे में स्याही की तरह थे, जो बहुत अस्पष्ट लग रहे थे। तनखा ने असहाय भाव से उसकी ओर देखा। हो जून ने छोटी लड़की को चिढ़ाना बंद कर दिया, बस पुराने जमाने के घर पर नजर डाली और उसकी नजर वापस आ गई। उनके परिवार ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? तनखा चुप हो गया। लेकिन हो जून की आंखों के नीचे क्रूरता का एक निशान दिखाई दिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आवाज अनजाने में कम हो गई। उन्होंने तुम्हें धमकाया? हो जून की ठंडी आवाज से तान खा चौंक गया, डर गया। सहज ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और छात्र का हाथ पीछे खींच लिया। अभी भी देर से गर्मी पड़ रही थी। किशोर ने केवल एक पतली छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहन रखी थी। उसकी कलाइयां नंगी थीं। सीधे संपर्क का तापमान तनखा को जला सकता था। उसके गाल गर्म हो गए और वह तुरंत पीछे हट गई। नहीं है। तानखा ने दूसरी ओर देखा, एक क्षण के लिए रुकी। उसकी आवाज उदासीनता में लौट आई। अगर ऐसा है भी, तो मैं इसे स्वयं संभाल सकती हूँ। हो जून ने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ कीड़ों की कुछ छिटपुट चहचहाट की आवाजें रह गईं। गर्मियों की रात शांत और खूबसूरत थी। आसमान में चांदनी पानी की सतह जितनी चमकीली थी। ऐसे माहौल में तनखा ने अचानक एक पुरुष छात्र को यह सवाल पूछते सुना, क्या आपके पास पैसे कम हैं? तनखा दंग रह गया। उसने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं। लंबे समय तक वो जून की काली आंखों का सामना करती रही। फिर उसे कुछ याद आया। उसका चेहरा उलझन में था और उसने निराशा में अपना सिर हिला दिया। मैंने टीचर हुओ से इसलिए संपर्क नहीं किया, क्योंकि ये चीजें हैं। बेशक मुझे पता है कि आप नहीं हैं। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, हुओ जुन ने ठंडे स्वर में कहा। तनखा थोड़ा शर्मिंदा हुआ। जाहिर है, हुओ जून ने हुओ जिंगयान की वजह से इसका जिक्र नहीं किया, बल्कि संभवतः किन परिवार की वजह से किया। जब उसने उसका मतलब गलत समझा और हुओ जिंगयान का जिक्र किया, तो उसके सामने खड़े युवक के चेहरे पर तुरंत ही ठंडक आ गई। बस बहुत जल्दी, हुओ जून ने दूसरी ओर देखा। भूल जाओ। ऐसा मानो कि मैंने कभी पूछा ही नहीं। तनखा की आंखें थोड़ी डगमगाईं। उम्मा, तो मैं घर जाऊंगा। लौटते समय सावधान रहना। हुओ जून ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने सामने खड़ी लड़की को ध्यान से देखा, फिर मुड़कर चला गया। बहुत जल्दी ही उस किशोर का आकार बिना रोशनी वाली अंधेरी सड़क पर आ गया। छोटी लड़की कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही,
फिर मुड़कर वापस आ गई। कुछ ही सेकंड बाद घर के अंदर से कुछ गालियां आने लगी। इसके साथ ही दरवाजा बंद हो गया और सारी आवाज गायब हो गई। दूसरी मंजिल के कमरे में रोशनी जल रही थी। पर्दे से एक छोटी लड़की की आकृति दिखाई दे रही थी। लड़की ने अपना चेहरा धोया, किताब पढ़ी और अंत में सोने के लिए रोशनी बंद कर दी। समय बहुत तेजी से बीत गया। जब तक बिजली का बल्ब बुझ नहीं गया, पेड़ की छाया के नीचे मानो अंधेरे में डूबा हुआ एक बार फिर किशोर का दुबला पतला शरीर बाहर निकल आया। उसने खिड़की की ओर देखा। उसकी आंखों की गहराई में एक जटिल भावना चमक उठी। काफी देर तक वहीं खड़े रहने के बाद उसने जेब से मोबाइल निकाला और फोन किया। अंधेरे में युवक ने मुड़कर देखा। उसकी आवाज अभी भी पीछे आ रही थी। कल चुनो। अगली सुबह तान खा अभी जागा ही था कि उसे को ताम तिन्ह का फोन आया। अच्छी खबर है, खा खा। एक परिवार है जो ट्यूटर रखने को तैयार है। अभी अभी जागा होने के कारण तनखा की चेतना अभी भी धुंधली थी। यह सुनते ही एक झटके में उसके दिमाग में कुछ और नहीं आया। वह बिस्तर से उठकर बैठी और कंबल को कसकर पकड़ते हुए बुदबुदाई। उसकी आवाज अभी अभी जागने के कारण भारी हो गई थी। क्या मिल गया? गु शिनकिंग। हाँ। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि मेरा एक सहपाठी है जो एक ट्यूटर रखना चाहता है, लेकिन उसका परिवार पढ़ाने के लिए कोई छात्र नहीं ढूंढना चाहता है। और परिणामस्वरूप उस सहपाठी ने संयोग से कहा कि वह एक ऐसे परिवार को जानता है जो पढ़ाने के लिए अच्छे छात्रों को रखना चाहता है, इसलिए उसने तुम्हारी सिफारिश की। दूसरी तरफ से कहा गया कि वे तुम्हारे प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हैं। आज वहाँ के माता पिता तुम्हारा साक्षात्कार लेना चाहते हैं। अगर कोई समस्या नहीं हुई तो वे तुरंत निर्णय लेंगे। इसलिए अगर तुम्हारे पास समय है तो मैं आज सुबह तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा। किनके ने कमरे में लगी घड़ी पर नजर डाली। ठीक है, मैं अपना चेहरा धोने जा रहा हूं। मेरे फोन पर समय और स्थान भेज दो। मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुबह 9:30 बजे तनखा और कंपनी ताम तिन्ह ने तनखा के भावी मकान मालिक के घर के लिए टैक्सी ली। सुरक्षा गार्ड ने फोन पर पूछताछ पूरी कर ली थी। फिर दरवाजा खोलने के लिए सुरक्षा कक्ष से बाहर आया। टैक्सी में बैठे हुए को ताम तिन्ह थोड़ा हक्का बक्का रह गया। मेरे सहपाठी ने मुझे सचमुच नहीं बताया कि जिस परिवार से उसने परिचय कराया वह इतना अमीर था। तनखा भी आश्चर्यचकित था। यद्यपि उसके पिछले जीवन में कियनथान में उसका समय बहुत लंबा नहीं था, फिर भी वह यह अच्छी तरह जानती थी कि यह विला क्षेत्र संभवतः कियनथान के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली लोगों के लिए ही उपलब्ध था। ऐसा कहा जा रहा है कि इस परिवार में निश्चित रूप से पेशेवर निजी ट्यूटर्स की कमी नहीं है। उन दोनों को सोचने का अधिक समय दिए बिना टैक्सी उन्हें विला के सामने वाले दरवाजे तक ले आई। कार से उतरकर अपने सामने 4 मंजिला विला को देखते हुए गु शिनकिंग ने थोड़ा संकोच किया। अपने दिल की गहराई से पूछा, हम धोखा नहीं खाएंगे और बेचे नहीं जाएंगे, है ना? के किनके के दिल में संदेह अभी अभी उठे थे, लेकिन इस मजाक से पूरी तरह से दूर हो गए। उसने अपना सिर घुमाया, आधा रोते हुए और आधा हंसते हुए। तब तो शायद यह एक बड़ा नुकसान होगा। इस विला की कीमत मोटे तौर पर कहें तो आपके और मेरे जैसे 10 लोग भी इसे वहन नहीं कर सकते हैं। कुत्ताम तिन्ह को तुरंत अपने सामने स्थित इस विला के मालिक के प्रति सम्मान महसूस हुआ। एक अमीर व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? तनखा दंग रह गया। उसे अपना पिछला जीवन याद है। सिजु शहर में हुआ परिवार भी एक प्रतिष्ठित परिवार है। अब तक उसके कपड़ों का खर्च हमेशा उच्चतम मानक का रहा है, लेकिन जीवन में ज्यादातर समय
उनमें से ज्यादातर लोग चीजों के मूल्य या कीमत पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे जीवन में खुशी का एक पल भी दुनिया की सबसे मायावी चीज बन जाएगा। वह बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करती। मैं बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहता। तान खा ने अपना संयम पुनः प्राप्त किया। उसने अपनी उंगलियों को आपस में दबाया और कोत्ताम तिन्ह की ओर देखने लगी। क्या हम चलें? हाँ, कोत्ताम तिन्ह ने सिर हिलाया। वे दोनों अभी विला के सामने वाले दरवाजे पर पहुंचे ही थे, और इससे पहले कि वे घंटी बजा पाते, उन्होंने धातु के दरवाजे की क्लिक ध्वनि सुनी और वह अपने आप खुल गया। ऊपर लगा कैमरा दो लोगों का पीछा करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा। दरवाजे के बगल में लगी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन अभी भी काली थी, लेकिन एक अधेड़ उम्र की महिला की आवाज आई, दो सहपाठी, कृपया अंदर आए। उस आवाज के बाद विला के आंगन का मुख्य दरवाजा भी खुल गया। सीढ़ियों पर घरेलू कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र की महिला ने दोनों लोगों का अभिवादन करते हुए सिर हिलाया। गु शिनकिंग सहज रूप से पीछे हट गई और धीमी आवाज में बोली, माँ, के, वह बिल्कुल मेरी मिडिल स्कूल की होमरूम टीचर की तरह है। वह बहुत गंभीर और भयंकर दिखती है। तन खा ने असहाय भाव से मुस्कुराते हुए कोत्ताम तिन्ह को अंदर खींच लिया। 4 मंजिला इमारत होने के बावजूद विला के अंदर का हिस्सा लगभग सुनसान है। 2 या 3 नौकरों को छोड़कर तान खा और कोत्ताम तिन्ह ने मध्यम आयु वर्ग की महिला का पीछा करते हुए तीसरी मंजिल पर अध्ययन कक्ष तक पहुंच गए, लेकिन किसी और को नहीं देखा। अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते हुए मध्यम आयु वर्ग की महिला ने तान खा और कोत्ताम तिन्ह को सोफे पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, फिर खुशी से बातचीत की। अगले सप्ताह से लेकर सप्ताहांत तक सहपाठी तान खा यहाँ ट्यूशन पढ़ाएंगे। तन खा हैरान रह गई। मुझे लगा कि तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हो। इंटरव्यू? अधेड़ उम्र की महिला ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी स्कूल में आपकी उपलब्धियां देख सकते हैं, वे उत्कृष्ट हैं। इस कियनथान में मुझे लगता है कि हमें ट्यूटर बनने के लिए आपसे अधिक उपयुक्त दूसरा व्यक्ति नहीं मिल सकता है। तन खा को और कुछ समझ में नहीं आया। तो आपने मुझे आज यहाँ आने के लिए कहा? ओह, बस कुछ बुनियादी बातें समझने के लिए। जैसे ही वह बोल रही थी, महिला मानो जादू कर रही थी। उसने बगल से एक लैपटॉप निकाला और एक पेन भी निकाला तथा गंभीरता से कंप्यूटर पर लिखे नोट्स की तुलना करने लगी। एक क्षण बाद उसने अपना सिर उठाया। वैसे, क्या हम अब शुरू करें? किनके और गु शिनकिंग ने एक दूसरे को देखा, फिर किनके ने झिझकते हुए मुड़कर सिर हिलाया। कृपया पूछें। ठीक है। पहला सवाल, सहपाठी तन खा का जन्मदिन क्या है? 10वीं कक्षा के ज्ञान की समीक्षा करते समय तन खा हैरान रह गया। कुछ सेकंड बाद उसने झिझकते हुए अपना सिर उठाया। क्या? मध्यम आयु की महिला ने धैर्यपूर्वक दोहराया, मेरा जन्मदिन। इस बात की पुष्टि करते हुए कि यह अभी कोई भ्रम नहीं था। तन खा की अभिव्यक्ति अजीब थी, लेकिन फिर भी उसने सच बोला। 27 नवंबर। ठीक है, 27 नवंबर। अधेड़ उम्र की महिला ने शॉर्टहैंड लिया। उसकी कलम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ी। उसने अपना सिर उठाया। आपका पसंदीदा भोजन क्या है? आपके सबसे कम पसंदीदा भोजन के क्रम में कई उदाहरण दे सकते हैं। तन खा। 10 मिनट की जांच पड़ताल जैसी बातचीत के बाद मध्यम आयु वर्ग की महिला बीच में ही चली गई और तन खा और कोत्ताम तिन्ह बड़े अध्ययन कक्ष में बैठे हुए एक दूसरे को असमंजस में देखते रह गए। गु शिनकिंग, खा, आपने कब डेब्यू किया? क्या वे आपको ट्यूटर बनने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे या वे आपको टीवी पर इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करना चाहते थे? किनके? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी अभी अपने सहपाठी की संपर्क जानकारी भरी है। कोडो टाम तिन्ह ने उन समस्याओं को याद किया और अपने दिल की गहराइयों से सहमति में सिर हिलाया।
ये मुद्दे वास्तव में आपके सहपाठियों की संपर्क जानकारी के बहुत समान हैं। जब उन दोनों ने फिर से धीमी आवाज में उस अजीब मकान मालिक के बारे में चर्चा की, तो पहले वाली अधेड़ महिला एक बार फिर अध्ययन कक्ष में प्रकट हुई। नौकरानी को तनख्वाह और कंपनी ताम तिन्ह के लिए काली चाय का नया कप लाने को कहते हुए अधेड़ महिला मुस्कुराई और तनख्वाह से एक आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम्हें अग्रिम वेतन चाहिए? अग्रिम वेतन? तनख्वाह ने अचानक अपनी आंखें ऊपर उठाईं। मध्यम आयु वर्ग की महिला मुस्कुराई और सिर हिलाया, आप एक बहुत अच्छी लड़की हैं, इसलिए मैं आपको सच बताने को तैयार हूँ। मेरी बच्ची को पढ़ाना बहुत मुश्किल है और इसकी वजह से कई ट्यूटर भाग गए हैं और वे उसकी मदद करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। इसलिए इस स्थिति को फिर से होने से रोकने के लिए और यह देखते हुए कि आप इतनी कम उम्र में पहले से ही एक ट्यूटर हैं, आपको स्वाभाविक रूप से तत्काल वित्तीय आवश्यकता है। इसलिए मैं एक ऐसी शर्त रखना चाहती हूँ जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। तनख्वाह ने एक क्षण सोचा, फिर सिर हिलाया, कृपया मुझे बताओ। यह बहुत सरल है। हम एक ट्यूशन अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। आपको अनुबंध में दिए गए काम के लिए बस पर्याप्त समय तक पढ़ाना होता है। फिर हम आपको समय से पहले वेतन का एक हिस्सा दे सकते हैं। बोलते समय मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपने हाथ में एक नया दस्तावेज पकड़ा और उसे तनख्वाह और को ताम तिन्ह के सामने रख दिया। वह शांति से मुस्कुराई जैसे कि उसमें कोई छिपा हुआ अर्थ हो। यदि आपको चिंता है कि मैंने जो कहा वह झूठ है, तो आप इस अनुबंध को घर ले जा सकते हैं और सलाह के लिए एक वकील से संपर्क कर सकते हैं। तनख्वाह ने जल्दबाजी में जवाब नहीं दिया। उसने अनुबंध उठाया और जल्दी से उसे पलटा। यह सिर्फ एक मसौदा अनुबंध था। सामग्री बेहद सरल थी। अपेक्षाकृत रूप से तनख्वाह के लिए गारंटीकृत शर्तें थोड़ी अधिक थीं। यह वास्तव में वैसा ही था जैसा कि इस मध्यम आयु वर्ग की महिला ने कहा था। अग्रिम वेतन, तनख्वाह के उत्कृष्ट प्रदर्शन और युवा उम्र को गारंटी के रूप में उपयोग करना। लेकिन तनख्वाह को अभी भी अपने दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। एक बार फिर अनुबंध की सामग्री की पुष्टि करने के बाद तनख्वाह ने अपना सिर उठाकर मध्यम आयु वर्ग की महिला की ओर देखा। माफ कीजिए, आपका बच्चा लड़का है या लड़की? मध्यम आयु वर्ग की महिला शांति से मुस्कुराई, जैसे कि उसने इस समस्या के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। बेटी, किनके ने सिर हिलाया और फिर पूछा, तो अग्रिम वेतन कितना है? 30। जैसे ही अधेड़ उम्र की महिला ने यह कहा, किनके की आंखें चमक उठीं। तो हम सबसे पहले कब आवेदन कर सकते हैं? अनुबंध पर हस्ताक्षर करें, बस इतना ही। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने कहा, बेशक। सहपाठी किनके को अनुबंध में निर्दिष्ट ट्यूशन समय की गारंटी देने की आवश्यकता है। किनके ने अपनी आंखें थोड़ी नीची कर लीं। यह $30 की फीस उसके लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण राशि थी। न केवल यह उसे किन परिवार से दूर कर सकती थी, बल्कि यह उस चीज को भी हल कर सकती थी जो उसे सबसे अधिक चिंतित करती थी, जो कि हो जिंगयान का जन्मदिन था। कुछ सेकंड सोचने के बाद किनके ने अपना सिर उठाया। इस पर हस्ताक्षर करें।